हर कहानी की शुरुआत में एक मासूमियत होती है, लेकिन कभी कभी वह मासूमियत चादर होती है भ्रम की, जिसके पीछे छुपा होता है डिजास्टर का अंतहीन चक्र। सुबह का समय है, एक साधारण घर, लेकिन एक अलग सी चुप्पी इसमें फैली हुई है। जेस एक युवा महिला जो हल्की थकी हुई और चिंतित दिखती है, घर के अंदर इधर उधर घूम रही है। कपड़े, खाने का सामान, डिब्बा, सब कुछ वह तैयार कर रही है जैसे कहीं जाना हो। लेकिन उसके चेहरे पर कोई आम खुशी नहीं है। उसका चेहरा थका हुआ जैसे कई दिनों से नींद नहीं ली हो। एक छोटा बच्चा टॉमी ऑटिज्म से सफर करता हुआ अपने खिलौने के साथ खेल रहा है। वह बार बार कुछ गिराता है। जेस उसकी हरकतों से परेशान है, लेकिन खुद को रोक रही है गुस्सा दिखाने से। जेस सिर्फ एक माँ नहीं थी, वह एक थकी हुई आत्मा थी। हर दिन अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले पीस रही थी, जबकि आज का दिन उसकी नियति को बदलने वाला था। दरवाजे पर घंटी बजती है। बाहर ग्रेस खड़ा है, एक दोस्ताना इंसान जिसकी नजर में चिंता तथा स्नेह दोनों है। ग्रेस कहता है, तुम ठीक नहीं लग रही हो जेस, अगर चाहो तो आज मत जाओ। जेस मुस्कुराने की कोशिश करती है, कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ। टॉमी स्कूल में है, ये समय मेरे लिए है। ग्रे उसे कार में ले जाता है। कार में उसके साथ दो और लोग हैं, सैली और उसका बॉयफ्रेंड डोनी, एक लब में डूबा हुआ कपल। कार की खिड़की से जेस पीछे देखती है, स्कूल में जाता हुआ टॉमी। उसकी आंखों में एक अजीब सा पछतावा झलक रहा है। कभी कभी जब इंसान अपनी जिम्मेदारियों से थक जाता है, भाग जाना आसान लगता है, लेकिन वह भूल जाता है कि भागने से नियति नहीं बदलती, बस बदल लेती है रूप। पोर्ट पर एक बड़ी यॉट खड़ी है जिसका नाम है ट्रायंगल। वहाँ पहले से दो लोग इंतजार कर रहे हैं, हीथर तथा विक्टर। हीथर एक शांत तथा सौम्य लड़की जो ग्रेस की दोस्त है। विक्टर एक किशोर लड़का, वह आया है पहली बार यॉट पर। जेस से थोड़ा प्रभावित भी है। सब मिलते हैं, हंसी मजाक करते हैं। ग्रेस, जो शायद उससे भावनात्मक जुड़ाव रखता है, उसकी ओर स्पेशल अटेंशन दे रहा है। लेकिन जेस भीतर ही भीतर खोई हुई है। समंदर में जाने से पहले सबका चेहरा प्रसन्न था, पर जेस के भीतर चल रही है हलचल जिसकी किसी को आहट नहीं। सभी सवार हो जाते हैं यॉट पर। समंदर शांत है, नीला तथा गहरा। मौसम साफ है, हवा ठंडी लेकिन सुकून भरी। विक्टर डोनी से पूछता है, क्या यॉट का नाम ट्रायंगल रखने का कोई कारण है? डोनी मजाक में कहता है, शायद ये बरमूडा ट्रायंगल का छोटा भाई है। सब हंसते हैं, लेकिन जेस इस हंसी में शामिल नहीं होती। वह समंदर की ओर देखती है, गहराइयों में कुछ ढूंढती हुई। कभी कभी इंसान जिस सुकून की तलाश में निकलता है, वही उसे सबसे बड़े तूफान में ढकेल देता है। कुछ घंटों की यात्रा के बाद मौसम अचानक बदलने लगा। आसमान में बादल घिराते हैं, तेज हवाएं चलने लगती है, लहरें उठने लगी पानी की। डोनी और ग्रेस नाव को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। विक्टर मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन गिर जाती है। जेस देख रही है सब कुछ अजीब तरह से शांत। फिर एक विशाल लहर टकराती है यॉट से। हीथर पानी में बह जाती है। अगले पल सुनाई देती है चीख। अगले सेकंड सब कुछ चुप। तूफान थमता है। बचा हुआ क्रू जेस, ग्रेस, सैली, डोनी और विक्टर डैमेज यॉट पर थके हुए और भीगे हुए बैठते हैं। आसपास कोई जमीन नहीं दिखती, रेडियो काम नहीं करता, खाना कम है, दिशा नहीं मालूम। थोड़े वक्त बाद अचानक दूर से एक बड़ा क्रूज जहाज दिखाई पड़ता है। दिखने में भव्य तथा रहस्यमय है। नाम है एएलएस। पांचों लोग एएलएस पर चढ़ते हैं। अंदर हर चीज साफ सुथरी लेकिन बिल्कुल सुनसान है। दीवारों पर साल 1930 के दशक की वाल है। फर्श चमचमाती हुई, लेकिन कहीं कोई इंसान नहीं। जेस को लगता है वह यहाँ पहले से आ चुकी है। वह एक कोने में देखती है गिरा हुआ खून का धब्बा जिस पर उसका पैर फिसला। उसे लगा एक जोरदार झटका। ये सब उसे पहले से जाना पहचाना लग रहा है। जैसे ही वे जहाज पर चढ़े, वे समय की सतह पर नहीं बल्कि उसकी गहराइयों में उतर गए हैं, जहाँ पास्ट, प्रेजेंट तथा फ्यूचर सब एक ही दीवार में बंद थे। जहाज के भीतर कदम रखते ही जैसे वे मानो एक दूसरी दुनिया में दाखिल हो चुके हों। एक ऐसी दुनिया जो टाइम लाइन पर नहीं बल्कि लूप पर चलती है। क्रूज शिप पर बिखरकर इधर उधर की चीजों को देखने लगते हैं। सैली कहती है, इतना बड़ा जहाज और कोई इंसान नहीं। ग्रेस आश्वस्त करने की कोशिश करता है, शायद सब किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में जहाज छोड़ चुके हों, लेकिन जेस चुप है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जहाज की चमचमाती दीवारों को छूती है। ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कोई सपना देख रही हो या कोई भूला हुआ सपना उसे याद आ रहा हो। अजीब बात यह थी कि जेस को इस अजनबी जहाज में अजनबियत नहीं लग रही थी।
जैसे वह इस जहाज को जानती हो, जैसे पहले भी आ चुकी हो यहाँ। सब एक बड़े डाइनिंग हॉल में पहुँचते हैं। टेबल पूरी तरह से सजी हुई, जैसे किसी को आने की उम्मीद हो। गर्मा गर्म खाना, साफ प्लेट, वाइन, लेकिन इंसान एक भी नहीं। विक्टर एक्साइटेड उठता है। शैली कहती है शायद किसी अमीर आदमी का प्राइवेट शिप हो। जेस टेबल के पास खड़ी है और एक प्लेट पर नजर जाती है। वहाँ के एक कार्ड पर लिखा था वेलकम जेस। वह सन्न रह गई। जिस मोमेंट उसने अपना नाम पढ़ा, जेस के भीतर कुछ टूट गया। ये कोई इंसिडेंट नहीं था, ये थी वार्निंग। ग्रेस और शैली जहाज की मशीनरी देखने नीचे आते हैं। डोनी, विक्टर और जेस जाते हैं ऊपर की ओर। सीढ़ियों पर चढ़ते समय विक्टर अचानक रुकता है। कहता है मैंने किसी को वहाँ से भागते हुए देखा। सब चौंकते हैं। एक परछाई, शायद कोई और भी इस जहाज पर है। डोनी चिल्लाता है हेलो, कोई है? कोई जवाब नहीं आता। तीनों एक लंबे कॉरिडोर में आते हैं। दाएं ओर एक कमरा 237 खुला होता है। जेस जाती है अंदर। वहाँ एक पुराना शीशा है जिसमें उसकी परछाई कुछ क्षणों के लिए अलग सी लगती है, जैसे कोई और चेहरा उसकी जगह दिख रहा हो। वह घबरा जाती है, हटती है पीछे। हर परछाई एक सच होता है, लेकिन इस जहाज पर परछाइयाँ केवल रोशनी की नहीं, वे टाइम की लेयर से निकलकर आई थी। अचानक एक गन शॉट की आवाज आती है। सभी दौड़ते हैं नीचे की ओर। ग्रे खून से लथपथ फर्श पर पड़ा है। शैली चीखती है क्या हुआ? ग्रेस की ओर से एक ही जवाब आया, ओ माय गॉड। जेस दौड़ती है, ग्रेस का नज्ब टटोलती है। वह मर चुका है। डोनी गुस्से से चिल्लाता है ये किसने किया? और तभी पीछे से आती है एक आवाज, तुम सबको यहाँ से निकलना होगा। एक नकाबपोश व्यक्ति बंदूक लेकर ऊपर की बालकनी से नीचे देख रहा है। नकाबपोश व्यक्ति गोलियां चलाता है। विक्टर और डोनी अलग दिशा में भागते हैं। जेस और शैली दूसरी दिशा में। भागते समय डोनी भी गोली का शिकार होता है। वह गिर जाता है। विक्टर गायब हो जाता है कहीं। जेस और शैली एक छोटे कैबिन में छुपते हैं। सांसें तेज, डर असीम। अब वह जहाज उनका आश्रय नहीं, फंदा बन चुका था। शिकारी कोई पराया नहीं, शायद वह बहुत परिचित है। शैली को सुरक्षित जगह भेजकर जेस जहाज की एक और मंजिल की ओर जाती है। वह अब चुप नहीं है, जानना चाहती है ये क्या हो रहा है, कौन है जो उन्हें मार रहा है। वह शिप के डेक पर पहुंचती है। वहां दिखती है एक अजीब सी चीज। समंदर में तैर रही है एक डेड बॉडी, जिसके कपड़े बिल्कुल जेस जैसे हैं। वह चौंक जाती है। नीचे पानी में और भी बॉडीज हैं, सभी जेस की ही कॉपियां। अब जेस दौड़ती है। उसे डेक के कोने में एक टूटा हुआ रेडियो मिलता है। वह चालू करने की कोशिश की, तभी उसे पीछे से आवाज आई, हमारे दोस्त मारे जा चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वह पीछे पलटती है और सामने है दूसरी जेस, बिल्कुल उसी जैसी, लेकिन कपड़ों पर खून के धब्बे हैं। हर भूत की एक आत्मा होती है, लेकिन जब आत्मा ही भूत बन जाए तब समझना चाहिए समय की लकीर टूटी नहीं बल्कि उलझ गई है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, जहाज की मिस्टीरियस स्ट्रक्चर, उसकी भयानक खामोशी हर यात्रियों पर भारी पड़ने लगती है। हर कोना अब डर तथा रहस्य भरने लगता है। जहाज बिल्कुल साफ सुथरा तथा है ऑर्गेनाइज्ड, मानो कोई यहाँ अभी अभी था पर कोई दिखाई नहीं देता। जेस कुछ अजीब सा महसूस करती है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह जहाज के ऊपरी हिस्से की ओर जाती है, जहाँ वह एक खून से सनी दीवार देखती है। कुछ देर बाद वह समंदर में देखती है एक लाश को तैरता हुआ। वह लाश दिखती है हूबहू उसी जैसी। ये नजारा जेस को अंदर तक झकझोर दिया। वह सोचती है क्या यह मेरा भ्रम है? तभी कुछ दोस्त जहाज पर बिखर जाते हैं। हेदर, डोनी, विक्टर, ग्रेस और शैली। लेकिन अचानक किसी अननोन हमलावर की गोलीबारी शुरू हो जाती है। घायल हो जाते हैं विक्टर और ग्रेस। भगदड़ मच जाती है। जेस जान बचाकर दौड़ती है। हर मोड़ पर देखती है सिर्फ अपना ही रिफ्लेक्शन, कभी शीशे में, कभी परछाइयों में। वह जहाज के कॉरिडोर में दौड़ते हुए समझने की कोशिश करती है कि कौन है इस हमले के पीछे। एक कमरे में वह विक्टर को गंभीर रूप से घायल हालत में पाती है। मदद करने की कोशिश की, लेकिन विक्टर धीरे धीरे अपने कॉन्शियसनेस को खोने लगा। मरने से पहले वह कहता है कि उसने जेस को पहले भी देखा है कई बार। जेस अब पूरी तरह से उलझ चुकी है। विक्टर उसे पहले से कैसे जानता है? क्या ये सब मैं देख चुकी हूँ? जेस को अब एक अजीब सी बात समझ में आने लगी। ये घटना उसे लग रही है जानी पहचानी। वह डेस्क पर एक हाथ में लिखा हुआ नोट पाती है। लिखा है अगर तुम बचना चाहती हो तो उसे मारना होगा। नोट भी जेस की हैंडराइटिंग में है। वह चौंक जाती है। जैसे जैसे
जैसे वह जहाज के हर गहरे हिस्से में जाती है उसे कई पुराने खून के निशान, टूटे हुए सामान और जेस की ही चीजें दिखती हैं, जैसे उसका लॉकेट, उसके जैसे जूते और कई गिरी हुई नोट्स। वह समझती है कि यह पहले भी यहाँ आ चुकी है कई बार। उसका मानसिक संतुलन डगमगाने लगा। फिर अचानक वो वही योर ट्रायंगल समंदर में देखती है जिससे ये सब आए थे। उसमें खड़े हैं वही लोग, हेदर, ग्रेस, विक्टर, सैली और एक और जेस। अब जेस पूरी तरह से चौंक जाती है। मैं पहले भी यहाँ थी, मैं अब खुद को देख रही हूँ। अब जेस पूरी तरह से चौंक जाती है, सोचती है मैं पहले भी यहाँ थी। अंत में हम देखते हैं कि जेस छुपकर अपनी नई सेल्फ को देख रही है जो पहुँचती है अभी अभी जहाज पर। अब समझने लगती है कि वह एक टाइम लूप में फंस चुकी है। जो कुछ भी हो रहा है वह पहले से हो चुका है और फिर से होगा। जेस के सामने जो पहेली खुलती है वह उसे पूरी तरह झकझोर कर रख देती है। अब वह केवल समय के लूप में फंसी नहीं है, बल्कि उसे अपने ही अस्तित्व तथा पहचान पर सवाल उठाने पड़ते हैं। वह धीरे धीरे समझने लगी कि वह जिस जहाज पर फंसी है वह है एक समय के टाइम लूप का सेंटर। हर बार वह उसी जहाज पर लौट आती है, उसी दिन उसी क्रम में। हर बार लूप खत्म होने पर जेस समंदर में गिरती है, फिर अगले चक्र की शुरुआत होती है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि वह खुद की एक और प्रति देखती है, एक ऐसा वर्जन जो उसकी हरकतों और फैसलों से अलग है। वह अपने आप से बहस करती है, एक दूसरे को समझाने की कोशिश करती। तुम कौन हो? तुम कौन हो जो मुझे मारने की कोशिश करती हो? यहाँ पर स्टोरी की सबसे बड़ी पहेली सामने आती है, क्या जेस असली है या फिर उसकी कॉपी? जेस को समझ आता है कि यह लूप उसके गिल्ट तथा पश्चाताप का प्रतीक है। वह बार बार उन गलतियों को दोहरा रही है जो उसने की, खासकर अपने बेटे टॉमी के साथ हुई घटना। इसलिए वह इस लूप से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन रास्ता लगातार बंद होता है। हर बार जब कोई मारा जाता है तो जेस को लगता है कि वह अपने हिस्से के दर्द तथा अपराध से बच नहीं पा रही। वह अपने डिसीजन पर शक करने लगी। उसे लगता है कहीं वह पागल तो नहीं हो रही, लेकिन दूसरी ओर जानती है कि यह एक लूप है जिससे निकलना जरूरी है, वरना वह हमेशा के लिए फंस जाएगी। इस लूप के अंत तक जेस को एक नई बात पता चलती है। वह जो नोट तथा हथियार पा रही है वे हैं उसकी ही बनाई हुई चीजें। इससे पता चलता है कि वह खुद अपने दुश्मन तथा रक्षक दोनों है। हर बार जब जेस समंदर में गिरती है अगली सुबह दोहराने लगती है वही घटना। वह फिर से उसी नाव के पास जाती है और फिर जहाज पर चढ़ती है। फिर से शुरू होती है वही डरावनी घटनाएं, लेकिन अब वह कुछ अलग करना चाहती है। इस बार वह पूरी तरह से अलर्ट है। जेस अपनी दूसरी कॉपी से टकराती है। हर गोल की अपनी अपनी यादों तथा उद्देश्यों का संघर्ष देखने को मिलता है। उसका मकसद क्लियर है, इस विजुअल सर्कल से बाहर निकलना। इस लूप में हिंसा और भी उग्र हो जाती है। जेस को बार बार अपने साथियों को मारना पड़ता है और कुछ क्षणों के लिए खुद को बचाने के लिए हिंसक होना पड़ता है, लेकिन अंत में चाहे वह जितनी बार भी कोशिश कर ले वह फिर से समंदर में गिरती है। इस लूप में जेस अपने पास्ट की गुत्थियों को समझने की कोशिश करती है। वह समझती है कि कारण क्या है उसके गिल्ट का, क्यों वह बार बार फंसी है इस दुष्चक्र में। सबसे ज्यादा उसे अपने बेटे टॉमी की याद सताती है। उसकी गलती और उससे जुड़ा दर्द उसे बार बार इस लूप में बांधता है। अंत में एक बार फिर से वही दृश्य आता है। जेस गिरती है समंदर में, लेकिन अब उसके मन में एक नई उम्मीद की फ्लेम जल रही है। जेस अब समझ चुकी है कि इस समय लूप को तोड़ने का एक ही तरीका है, हिंसा और संघर्ष। वह अपने डर को पीछे छोड़कर अपने आप को तथा दूसरे को बचाने के लिए कठोर कदम उठाती है। जेस अपने साथियों से भिड़ जाती है। हर बार जब वह खुद को बचाने की कोशिश करती तो घटना एक हिंसक संघर्ष में बदल जाता। जेस को बार बार अपने ही कॉपी को मारना पड़ता, लेकिन वह जानती है कि ये मौतें भी अंत नहीं है। हर मृत्यु के बाद लूप दोबारा से शुरू होता है। हिंसा के कारण जेस का मन धीरे धीरे टूटने लगा। उसे अपने आप से लड़ना पड़ता है, अपनी पहचान, अपनी यादों तथा अपने अस्तित्व के लिए। जेस अपनी दूसरी कॉपी से भी लड़ती है। अब वह समझ गई है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन स्वयं उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। उसका दर्द गहराता जाता है, खासकर अब वो अपने बेटे टॉमी के प्रति अपनी असफलताओं को याद करती है। यह सीन हमें दिखाता है कि जेस कैसे इस लूप के गिरफ्त में है, जहाँ हिंसा तथा मृत्यु के बावजूद कोई अंत नहीं। जेस का दिमाग अब पूरी तरह से टूटने के कगार पर है। बार बार होने वाली हिंसा, मौत तथा समय के लूप ने उसके कॉन्सिक्वेंसेस को कमजोर कर दिया है। अब फंसी है वास्तविकता तथा भ्रम के बीच। जेस को समझ नहीं आता कि वह कौन है, उसकी असली पहचान है क्या। वह खुद को कई बार देखती है, कई बार मारती है और कई बार बातें करती है। उसकी यादें हो जाती है धुंधली। अपने बेटे टॉमी के साथ हुए हादसे को बार बार दोहराती है। ये यादें उसके मन में
छोड़ते हैं गहरे जख्म जो उसे बाहर निकलने नहीं देती। जेस के लिए समय का कोई अर्थ नहीं रह जाता। हर लूप के बाद वह खुद को एक ही जगह एक ही स्थिति में पाती है, जैसे वह समय के बंद कुएं में फंसी हो। उसका अकेलापन गहरा होता जाता है। वह खुद को पूरी तरह से महसूस करती है अकेला तथा हारा हुआ। उसका स्ट्रगल सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि इंटरनल भी है। अंत में जेस की कॉन्शियसनेस टूट जाती है। वह धीरे धीरे पहुंच जाती है पागलपन के किनारे। उसका मन समय के चक्र से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन रूट बहुत गहरी है। जेस अब पूरी तरह से समझ चुकी है। वह फंसी हुई है एक एंडलेस टाइम लूप में, जहां हर बार दोहराई जाती है वही घटनाएं जो बीत चुकी हैं। वह खुद को, अपने गिल्फ को तथा अपने भूतकाल को इस चक्र से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करती है। उसको एहसास होता है कि उसकी हरकतें जो वह सोचती है कि वर्तमान में हो रही है, वे वास्तव में उसकी स्वयं पास्ट की यादें हैं जो उलझी हुई है टाइम के लूप में। अब जेस पूरी तरह मानती है कि इस चक्र को तोड़ने का एकमात्र तरीका है खुद को माफ करना। वह अपने बेटे टॉमी के प्रति अपनी गलती स्वीकार करती है, खुद को दोष देने की बजाय समझाने लगती है अपने आप को। अंत में जेस के मन में एक नई उम्मीद की किरण जगी। वह जानती है कि उसे इस लूप से बाहर निकलना है तो अपने पास से लड़ना होगा। कई लूप और हिंसा संघर्षों के बाद जेस एक मोमेंट के लिए जहाज से निकलकर समंदर में कूदती है। एक लकड़ी के टुकड़े पर तैरती हुई, थकी टूटी हुई पर अब शांत। कुछ समय बाद वह समंदर के किनारे तट पर जागती है और फिर वह अपने ही घर पहुंच जाती है। वही घर, वही पड़ोस, वही छोटी खिड़की जहां से वह अक्सर बाहर देखा करती थी। वहां वह देखती है एक और जेस जो अपने बेटे टॉमी को डांट रही है गुस्से में। वही दृश्य जो हमने शुरुआत में देखा था। यह सीन अब और गहरा तथा दर्दनाक हो चुका था, क्योंकि जेस जो लूप से बचकर लौटी है को पता चलता है कि वह वही महिला है जिसने कभी टॉमी पर हाथ उठाया था। अब वह खुद को देख रही है अपनी गलतियों को। इस भयावह क्षण में दो जेस आपस में भिड़ जाते हैं। नई जेस जिसने सब भुगता है पुराने जेस को मार देती है। वह टॉमी को गले लगाकर सॉरी कहती है, वादा करती है अब सब कुछ ठीक होगा। घर से बाहर निकलती है एक नई शुरुआत के भरोसे। फिर वह टॉमी को कार में बैठाकर जाती है बाहर, लेकिन रास्ते में एक भयानक कार एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट में मारा जाता है टॉमी। जेस सड़क के किनारे खड़ी रहती है, खून से सनी सदमे में। अचानक एक टैक्सी ड्राइवर पीछे से आता है, कहता है क्या आप बंदरगाह चलना चाहेंगी? जेस चुपचाप टैक्सी में बैठ जाती है। फिर उसी योट पर पहुंचती है, यानी ट्रायंगल, और चक्र शुरू होता है एक बार फिर से। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।